नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि सही मायने में आज बीजेपी ही एक संस्थागत राष्ट्रीय दल है। बाकी दल या तो व्यक्ति विशेष के हैं या फिर क्षेत्रीय। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आने से प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत के निर्माण में उन्हें भी योगदान देने का मौका मिलेगा। तो सवाल इंडिया का है, ये दो ही सवाल है। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में अगली पीढ़ी की कोई जगह नहीं है? और सवाल नंबर 2, ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है। ब्राह्मण चेहरा बनकर क्या भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकेंगे जितिन प्रसाद? उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी चुनौती ले ली। आइए इस पर बात करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का, लेकिन उससे पहले सारे मेहमान आपके स्क्रीन पर हैं। श्याम प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी के; अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के; शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक; विनोद अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला; और प्रेम कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। इससे पहले कि मैं आप सभी के पास आऊं, जल्दी से सुन लेते हैं कि आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला गया। ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है? अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास आना चाहता हूं। वरिष्ठ नेता थे, उनको बहुत महत्व दिया गया था कांग्रेस पार्टी में। एक टाइम पर 2 बार वो मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय इलाका है वहां से आते हैं। एक ब्राह्मण चेहरा थे, ब्राह्मण चेतना मंच भी उन्होंने लॉन्च किया था, फिर भी छोड़ के चले गए। और आज जो उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के मंच से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो बोला वो तो अपना अपना ज्ञान है कि बीजेपी संस्थागत पार्टी है, ये उनको इल्हाम हुआ, ये उनका अपना ज्ञान है और इसमें लोगों को पता है कौन सी पार्टी क्या है, उसकी क्या भूमिका है। कांग्रेस पार्टी जानी जाती है अपने जमीनी कार्यकर्ताओं, अपने नीतियों, अपने कार्यक्रमों, अपने नेताओं के बल पे। उसका एक गौरवशाली 130 साल का इतिहास है, उसकी विश्वसनीयता उसके साथ है, इस नाते जानी जाती है। और पार्टी एक माँ के समान होती है, खास तौर से जितिन प्रसाद और हमारे जैसे लोगों के लिए, जिसने पहचान बनाई और सब पद दिया। और जब पार्टी रूज पे थी तो सब कुछ दिया, मंत्री पद संभाला, सब कुछ दिया। आज पार्टी को कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, तो जो छोड़ के जा रहा है उसकी कहीं इज्जत नहीं होती है। ऐसे लोगों की कभी नहीं होती है।
ये एक दिन के बादशाह के तौर पे याद किए जाते रहे हैं। अतीत में ही यूपी से शुरू करते हैं हम। बहुत से लोगों को बीजेपी ने, कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी में गए, क्या हंस रहे हैं? डॉक्टर संजय सिंह संसदीय छोड़ के गए थे, अमिताभ सिंह, रीटा बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, रत्ना सिंह, अम्मार रिजवी। अभी मैं बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली और हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं। तो बीजेपी एक दिन का, अपने चुनाव के लिए किसी एक को एक दिन का बादशाह बनाती है, और जब तक वो हमारे दल में रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, मोदी जी और उनके गोदी जी लोग बताते हैं कि ये तो बस एक छोटे से हैं, और जैसे बीजेपी में जाते हैं एक दिन के लिए वो पर्वताकारा हो जाते हैं, बड़े विशाल, बड़े भारी, जनाधार का सब कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, जनाधारों की बातों को। और जो अगर इतना पद पाने के बाद अभी भी बंगाल जैसे राज्य के प्रभारी हैं, वर्किंग कमेटी हैं, शीर्ष नेतृत्व का जो हमारा कमेटी है वर्किंग कमेटी की, उसमें है, इससे बड़ा क्या पद चाहिए, क्या चीज चाहिए, इससे ज्यादा सम्मान क्या चाहिए था उनको? लेकिन क्या कारण था, क्योंकि हमें नहीं पता। भविष्य में देखना है कि क्या बीजेपी इनके साथ करती है। बड़े बड़े लोगों को तो मंचों पर जाकर के इसके पहले। जाटव जी, आपने सुना अखिलेश प्रताप सिंह जी का क्या कहना है कि वो गए हुए लोगों की एक लंबी फहरिस्त दे दी उन्होंने, जो कांग्रेस से गए और फिर वो अभी कहां हैं आपकी पार्टी में। बहरहाल सवाल आपसे ये है कि किस उम्मीद से लाए हैं? अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तो किसी को लाई नहीं होगी, कुछ उम्मीदें होंगी, कुछ आशाएं होंगी। वो एक समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। पिछले साल उन्होंने एक ब्राह्मण चेतना मंच बनाया था, अब उसका क्या हुआ तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जितिन पटसाई को भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनको बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये बात, जैसे अखिलेश जी ने बड़ी लंबी फेरिस्त दी, तो ये स्थिति तो स्पष्ट हो गई कि बड़ी संख्या में कांग्रेस में लोग जो हैं अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पाते, और इसलिए उनको जो है ये जो लोकतांत्रिक जो संगठन है इसमें आकर के उनको जो है अच्छा महसूस होता है, और इसी कारण से वो लोग आए। और वहां पर जहां पर वो सम्मान ही, वहां पे केवल चाकरी करने का काम था, वहां से यहाँ पर आकर के वो वाकई राजनीति कर रहे हैं और वाकई अच्छे को सम्मान भी मिला है। तो ऐसा कहना कि वहां पर इनको सम्मान मिला, अरे आप ये देखो ना, कितने समय से कांग्रेस अपने अध्यक्ष पद के लिए बाट जो रही है, आप किसी को अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, देने की स्थिति तो है ही नहीं। सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं इस मौके की तलाश में कि किस तरीके से हम जो है इस दल को, कांग्रेस को छोड़ करके आए। ये जितिन पटसाई उन 23 लोगों में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ असहजता में जो है पत्र लिखा था। तो आप ये देखो कि वो 23 लोग जो जिन्होंने पत्र लिखा, वो लोग सब असहज हैं और मजबूर हैं वो लोग जो है ना कांग्रेस के डूबते जहाज में सवारी करने के लिए। बहुत अच्छा है ये अभी जितिन पटसाई जी आए हैं। और जाटव जी, मेरा सवाल ये है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बीजेपी ऐसे ही थोड़ी किसी को रख लेगी, कुछ उम्मीद होगी ना उनसे, क्या उम्मीद है? जैसे आपको सिंधिया साहब से ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश दिलाएं, हेमंत बिश्व शर्मा से ये उम्मीद थी कि असम दिलाएं और पूर्वोत्तर राज्य दिलाएं, इनसे क्या उम्मीद है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के और जाने के रास्ते खुले हुए हैं। यहाँ पर जो है झरोके हैं, उनमें कपाट नहीं लगे हुए, कोई भी आए और कोई भी जाए, अच्छा काम करे, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में जुड़े, विकास का काम करें, मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने का इतना सुनहरा अवसर है, कोई भी इसे चाहता और तमाम यहाँ आ रहे हैं। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को लेकर के, उसकी जाति या धर्म को लेकर के काम नहीं करती। अपने काम के आधार पर कार्यकर्ताओं के जमीनी जो योगदान उन्होंने जो तैयार किया पूरे देश भर के अंदर, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान है और उसी में जितेंद्र प्रसाद जी का स्वागत है। और हर हालत में उनके जो रुपए का हमें लाभ मिलेगा, उनके साथ में जो उनके सहयोगी हैं वो आएंगे, उनका भी हमें लाभ मिलेगा। जी प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, दो ही सवाल हैं हमारे। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में अगली पीढ़ी की कोई जगह नहीं?
और सवाल नंबर 2, ये ब्राह्मण चेहरा बन करके वो कितना लाभ पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए संकेत जी, सवाल नंबर 2 से मैं शुरू करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सियासत में हमेशा से ब्राह्मण जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े उनको सरकार बनाने का अवसर मिला। जब कांग्रेस से ब्राह्मण वोट दूर हुआ, ब्राह्मण नाराज हुए, तब कांग्रेस की भी स्थिति खराब रही। इसका मतलब यह नहीं कि उनके ब्राह्मणों के वोट्स बहुत ज्यादा हैं, बल्कि ब्राह्मण का जो नेतृत्वकारी भूमिका रही है 10-12% के बीच है। आज भी 2 से 2.5 करोड़ की आबादी ब्राह्मणों की है उत्तर प्रदेश में। अब बीते दिनों में लगातार ये बात एस्टैब्लिश रही है राजनीतिक हलके में कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, और ये बात जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनकी गतिविधियों से यह स्पष्ट हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने भी इस पर पक्का मुहर लगा दिया है कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। कैसे ब्राह्मणों को हम अपने साथ एकजुट रखें, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा देखा है जो कांग्रेस का है, जो कांग्रेस का स्थापित चेहरा है, और इससे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। यह जवाब जो बीजेपी के नेता नहीं दे रहे थे और आप पूछ रहे थे, वो ये जवाब है। लेकिन अब इससे बीजेपी की एक्सपेक्टेशन पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हम प्रेम जी पश्चिम बंगाल का मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आप बताइए किसको किसकी ज्यादा जरूरत है, बीजेपी को जितिन प्रसाद की या जितिन प्रसाद को बीजेपी की? क्योंकि आप देखिए 2009 के बाद तो वो कोई चुनाव जीते नहीं, 2014, 2017, 2019। देखिए मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ब्राह्मण नेतृत्व पर जो वर्तमान है उस पर चूंकि विश्वास नहीं रहा, तो वो एक अक्स जितिन प्रसाद में देखते हैं। वो कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस चलिए उसमें वो देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक बार बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता बीजेपी। शांतनु गुप्ता, जैसे कि आपने सुना प्रेम कुमार जी क्या बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होना चुनाव से ऐन पहले कि हम ब्राह्मणों को नाराज नहीं कर सकते, इस वजह से आपने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया चेहरों को। AK शर्मा साहब दिल्ली से आए, उसके बाद MLC बनाए गए, उसके बाद फिर वो अब उनकी बारे में बात उड़ी कि वो डिप्टी CM बनेंगे, और अब ये आगे हो सकता है और लोग भी आए। संकेत, मैं इस पैटर्न को थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ। 2018 में कांग्रेस की एक बड़ी प्लेनरी हुई, बड़ा सेशन हुआ, और उसके बाद एक बड़ी मैगजीन में फोटो छपा था यंग टग्स बोल के, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो था, सचिन पायलट, मिलिंद देओरा, जितेंद्र प्रसाद, और एक सोशल मीडिया में एक महिला हुआ करती दिव्या स्पंदना। उसमें से 3 लोग तो जा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद आज चले गए, दिव्या स्पंदना शायद काम नहीं करती, और जो सचिन पायलट और मिलिंद देओरा हैं उनके भी सुर बदले ही हैं। तो क्या यंग टग्स की जगह है क्या? और ये यंग टग्स की क्यों नहीं है? क्योंकि क्या ये किसी समय राहुल गांधी का चैलेंज हो सकते हैं? इसलिए तो कभी पास्ट में जो भी मैडम, पुरानी मैडम जो थी इंदिरा गांधी, उनका किसी को अगर सत्ता किसी ने उनकी हिलानी चाहिए, या सोनिया गांधी या उनके पुत्र की, तो वो पार्टी से बाहर हो गया, पुराना इतिहास है। ममता बनर्जी, मतलब जितने वर्टिकल स्प्लिट्स कांग्रेस में हुए उतने किसी पार्टी में नहीं हुए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, पटनायक हो, YSR के पुत्र हो, जगन। वर्टिकल स्प्लिट हो गया, इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उन्होंने सत्ता बना ली। तो मेरे ख्याल से उसी पैटर्न का पार्ट है कि, और पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल, आप किसी भी कंपनी को ग्रो करते हैं या चैनल को भी ग्रो करते हैं तो कुछ तो ऑर्गेनिक होता है कि आप ऑर्गेनिकली डेवलप करते हैं, कुछ आपको टैलेंट एक्विजिशन करना भी पड़ता है। और जब हेमंत बिस्वा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा कि मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि अगर मेरी वो उस दिन बेइज्जती ना करते तो मैं शायद आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, तो उस पॉलिटिकल टैलेंट को एक्वायर करके भाजपा अच्छा पद भी दे रही है, उसको मुख्यमंत्री बना रही है, शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन बना रही है। अच्छा, ये अच्छा किया आपने कि पश्चिम बंगाल का नाम ले लिया। आप शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन क्या हश्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का, वो तो आपसे छुपा नहीं है। आप इतने सारे लोग लेकर के आए, अपनी जान में टैलेंट कह करके लेके आए, अब एक एक करके लोग जा रहे हैं वापस। देखिए, वो कुछ लोग जाएंगे, जब सत्ता आ जाएगी, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, फिर वो चुनाव के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। मुद्दा ये नहीं है। हमने देखा है कि जो लोग बाहर से आए, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, वो पहले योगी सरकार में मंत्री थी और उसके बाद वो फिर वो सांसद। लेकिन आप बताइए ना, ये जो आप टैलेंट एक्विजिशन की बात कर रहे हैं शांतनु जी, अभी अखिलेश प्रताप सिंह जी ने ये पूरा नाम दिया, संजय सिंह, रत्ना सिंह, अमृता सिंह, रीटा जोशी, ये लोग कहाँ हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, रीता बहुगुणा जोशी वर्चस्व के साथ ये क्या कर रहे हैं बीजेपी? रीता बहुगुणा जोशी योगी सरकार में मंत्री रही और उसके बाद वो
हेमंत बिस्वा जो बाहर से आए, अब वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जो बाहर से आ रहा है वो 4-5 साल में मुख्यमंत्री बन जा रहा है, जो बाहर से आ रहा है वो मंत्री पद भी पा जा रहा है, तो वो भी बात है। और बाकी वो पार्टी की इकाई में जुड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आप वो अपने पास सारे विधायक रोक लिया, 5 दिन विधायकों को मीटिंग नहीं कर पाए, इसलिए मजबूरी में आपने आसाम में उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आप बता रहे हैं, आपका थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। वर्टिकल स्प्लिट कांग्रेस में 1 ही 2 बार हुई है, मैं गिनाता हूं बीजेपी में कैसे कब कब हुई है। हर प्रदेश में बीजेपी की वर्टिकल स्प्लिट हुई, बाकायदे 2 फाड़ जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश याद है कि नाम बताऊं, उमा भारती, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, महाराष्ट्र, ये होती है वर्टिकल स्प्लिट। वहां के मुख्यमंत्रियों ने पूरी की पूरी पार्टी डिवाइड कर दी। अखिलेश जी, मेरा कहने का मतलब कुछ और है। जो भाजपा से गए उनको तो वापस आना पड़ा, उनको बाहर नहीं दाल गली उनकी, वो वापस आ गए। लेकिन आपके तो लोगों ने सरकारें बना ली, शरद पवार ने सरकार बना ली। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसी क्षमता है लोगों में। सरकार के पुत्र ने सरकार बना ली, नायक ने सरकार बना ली। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब आपके जो इंपॉर्टेंट नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो छोड़ के गए, उन्होंने सरकार बना ली। वो इतने कद्दावर थे, उन्होंने सरकार बना लिया। वो दूसरी पार्टी में हेमंत बिस्वा जैसे, तो फिर वो सरकार का मेन हिस्सा हो गए। तो अगर राहुल गांधी के कोई पीछे रहेगा, राहुल गांधी को कोई चैलेंज पोज करेगा, तो वो नहीं रह पाएगा कांग्रेस में। और ये जो 23 का ग्रुप है, इसमें से अरे जनाब, ये राहुल गांधी के लिए अगर चैलेंज तो बना दीजिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर इतना कद है तो आप बना दीजिए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन कराने वाले थे, संकेत भाई, कांग्रेस कराया पीयूष गोयल ने। कोई कार्यकर्ता को पता है क्या है, तो आप उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, पता लग जाएगा आपको। और अभी थोड़े दिनों में दिख जाएगा। लेकिन अखिलेश जी, ये सवाल तो पूछे जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में क्यों जरूरत महसूस होती है एक के बाद एक नेताओं को वो पार्टी छोड़ने की? नहीं, आप मुझे बताइए अखिलेश जी, क्यों? मैं वापस आऊंगा 1 सेकंड। अखिलेश जी से मैं ये सवाल पूछूंगा, क्यों जरूरत महसूस होती है कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नामी गिरामी चेहरों के? आज से नहीं नाराज हैं जितिन प्रसाद, एक बार पहले भी वो जाने लगे थे। बीजेपी से तो मैसेज भी आ गया था कि एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इज अबाउट टू ज्वाइन। उसके बाद फिर वो किसी तरीके से समझा बुझा के रोक दिया गया, लेकिन अब नहीं रोक पाए। मैं आऊंगा अखिलेश जी, 1 सेकंड। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका क्या विश्लेषण है, क्यों ये बार बार कांग्रेस के साथ होता है? नहीं, विश्लेषण मेरा बड़ा साफ है। अगर जितिन प्रसाद का ही केस लें तो जितिन प्रसाद कांग्रेस का लॉस है, बीजेपी का गेन है। लेकिन इसमें बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी है। जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बाकायदा मुहिम छेड़े हुए थे। उन्होंने पूरी ब्राह्मणों की लिस्ट बनाई हुई थी जिनका उत्तर प्रदेश में जो उत्पीड़न हुआ या मारे गए या हत्याएं हुई, और बाकायदा उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा था कि इनका जो इनके मारने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं और जो है मुआवजा दिया जाए। पूरा मुहिम चला रहे थे। यानी एक तरह से वो अपने आप को एक ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, कांग्रेस के ब्राह्मण नेता के रूप में। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में, तो जितिन प्रसाद एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व का एक हथियार बन करके उत्तर प्रदेश में आए हैं। और वो अब जो है योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसमें ब्राह्मण वाले मुद्दे पर उसको कटघरे में खड़ा करेंगे भीतर ही भीतर पार्टी के। वो एक तरह से केंद्रीय नेतृत्व का भी हथियार साबित होंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तहत है, क्योंकि भाजपा का कोई भी ब्राह्मण नेता, चाहे वो दिनेश शर्मा हो चाहे महेंद्र पांडे हो, कोई इस समय योगी आदित्यनाथ के मुकाबले टिकने की स्थिति में नहीं है। तो जितिन प्रसाद के रूप में एक नया नेता उनको मिला है। अखिलेश आप 1 सेकंड अग्निहोत्री, तो नए एंगल आप ले आए। आप मुझे बताइए तो फिर एंगल है ये, क्या योगी आदित्यनाथ पुरानी बातें दोहराने कोई फायदा नहीं है। संकेत, पुरानी बातें जो बाकी लोग कह चुके उसको दोहराने से क्या फायदा? चलिए, नहीं बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बताइए ये आप अपनी जो थ्योरी है इसको साबित कैसे करेंगे? क्योंकि अगर ये बात सच है तो क्या योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने का या लोहा लेने का साबित ऐसे करूंगा कि उत्तर प्रदेश के नेता को ज्वाइन कराया गया। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नहीं थे, साबित ऐसे करूंगा। उत्तर प्रदेश का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं था, केंद्रीय नेता ज्वाइन करा रहे हैं। पीयूष गोयल केंद्र के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह थे क्या वहां? जाटव जी जवाब दीजिए। ये जाटव जी ऐसे कैसे भर्ती हो गई कि राज्य इकाई से कोई था ही नहीं? कायदे से स्वतंत्र देव सिंह को होना चाहिए था साथ में। देखिए, नहीं, देखिए क्या है, बड़ा हास्यपद मैं देख रहा हूं पूरा इनको, जितिन प्रसाद जी को ज्वाइन करना, और इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है कि भाजपा की मजबूरी है।
अरे साहब, भाजपा मजबूत दल है, भाजपा सरकार है, भाजपा इस वक्त पूरी तरीके से देश पर बेहतरीन से बेहतरीन काम कर रही है। और इसलिए जाटव जी दोनों की जरूरत है, जो दूसरे दलों में परेशान हैं वो भाजपा में आ रहे हैं। और ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह जी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? पीयूष गोयल जी ने ज्वाइन क्यों करा? पीयूष गोयल जी कितने बड़े नेता है आपको अच्छी तरह पता है। मैं पीयूष गोयल जी बड़े नेता है, पीयूष गोयल जी बड़े नेता है, कोई आपत्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब मैं एक उदाहरण दे दूं आपको जाटव जी। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करते हैं, जब जब कोई बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हुआ है, तब तब पार्टी के वहां के अध्यक्ष और बड़े नेता हमेशा मंच पर रहे हैं, हमेशा मंच पर रहे हैं। मुकुल रॉय देखे गए हैं, दिलीप घोष देखे गए हैं, लेकिन यहां पर वो चेहरे नहीं दिखे। चुनाव का दौर है, मैं बताता हूं ना, चुनाव का दौर था, तमाम दिन है वो आमने सामने बैठ करके हुए, वो लोग वहां मौजूद थे, वहां पे हुए, वहां पर मौजूद भी रहे कार्यक्रम में। दिल्ली में भी ज्वाइनिंग हुई है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुई है, दिलीप घोष ने ज्वाइन करा है। ऐसा नया एंगल फिट किया है। और जितेंद्र प्रसाद जी को भी तो ज्वाइन कराया गया है, वो सम्मान के साथ ज्वाइन कराया गया है। जितेंद्र प्रसाद नहीं, जितेंद्र प्रसाद पहले तो जाटव जी नाम चेक करिए, उनका नाम जो है जितेंद्र प्रसाद नहीं, जितेंद्र प्रसाद उनके पिता नहीं थे, पहले नाम ठीक करिए। अच्छा चलिए, यहाँ पर आए, पहले नाम सही करिए, जितेंद्र प्रसाद। अगर दूसरा ये है, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, अखिलेश जी आप मुझे बताइए, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने अग्निहोत्री जी की भी थ्योरी सुन ली, आपने जाटव जी की बात भी सुन ली, गुप्ता जी की भी और प्रेम कुमार जी की भी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक सेकंड जाटव सिंह साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस से ही सब लोग टूट टूट के जाते हैं? देखिए, सारे आपके जो यंग टर्क्स हैं वो नाराज हैं। ये कांग्रेस किसान कितना विशाल दल है और इसमें लोकतंत्र कितना मजबूत है। सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे अध्यक्ष का और हारे थे, और कांग्रेस पार्टी ने फिर उनको अपने साथ रख करके नेतृत्व में पूरा उनको सम्मान दिया था। तो हमारे यहाँ पूरी लिबर्टी है, सबको हम साथ लेके चलते हैं। सारे पद अभी भी जितेंद्र प्रसाद को दे रखे थे। जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने मोदी जी, योगी जी और अमित शाह के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री ने मोदी जी की और अमित शाह की नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी है। तो ये जो बगावतें हो रही है मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह जी के खिलाफ, ये अपनी चिंता करें, ये अपनी चिंता, ये बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए, थोड़ा प्यार से सुन लीजिए जनाब। ये लोग, जो लोग आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में जिन बीजेपी के, जिनके बदौलत हर फोटो पे, हर ट्विटर पे, हर जगह मोदी जी दिखते थे, आज मोदी जी गायब हैं। खुली चुनौती है, नेतृत्व हार गया। अब योगी को रिप्लेस करने में, हटाने में अब आगे देखना योगी पड़ेगा। रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को चुनौती बात दी है, है। उसमें पता चल जाएगा कि जितेंद्र प्रसाद जो हैं वो कितने काबिल हैं और ये कितनी बड़ी हार की बात है। देखिए, अगर हम परसेप्शन, छवि की बात करें, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। छवि की अगर बात करें तो निश्चित रूप से एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ दिखता था, अगर वो छोड़ के चला जाए किसी और पार्टी में, तो ये एक बहुत छवि को धक्का तो है ही। लेकिन वो बीजेपी में क्या कर पाएंगे 6 महीने, बस उसमें पता चल जाएगा।